Assalamu alaikum and welcome to Learner's Empire. Today we have another video on section 33, 34 and 35 of CPC. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 33, 34 और 35 को हम डिस्कस करेंगे. So coming towards 34, 33 क्या कहता है? 33 says that judgment and order. सेक्शन 33 सीपीसी का ये कहता है जब कभी भी केस जज साहब सुनता है और उसके बाद जब उसका हियरिंग मुकम्मल हो जाता है तो फिर फाइनली वो क्या करेगा, वो एक जजमेंट या एक डिक्री इशू करेगा और बस ये इसके कंटेंट्स है. 33 जस्ट ये डिस्कस करता है कि जब केस फाइनलाइज हो जाए तो फिर उसके बाद जज साहब क्या करे, एक डिक्री इशू करे या एक ऑर्डर इशू करे. सो आफ्टर द केस हैज बीन हियर्ड, जस्ट जैसे केस सुना जाता है फिर उसके बाद जज साहब क्या करेंगे, एक जजमेंट या एक ऑर्डर या एक डिक्री इशू करेंगे. सॉरी, ऑर्डर नहीं बल्कि डिक्री एंड जजमेंट इशू करेंगे. दैट इज सेक्शन 33. फिर सेक्शन 34 है, डिस्कस करता है इंटरेस्ट को. इंटरेस्ट को जिसे हम लोग आम जुबान में सूद भी कहते हैं और लॉ की जुबान में क्या इंटरेस्ट किस चीज़ों पे लिया जाता है और इसका क्या प्रोसीजर होगा, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू सेक्शन 34. सो सेक्शन 34 ये कहता है, सपोज कि एक शख्स है जिसने 1980 में 1 लाख रुपए किसी से उधार लिया है और उसे ये 1 लाख रुपए पे करना है, लेकिन जब केस चलता है तो केस 20 साल या 30 साल तक चलता है. सपोज कि 1980 से लेकर 2010 तक केस चलता है. तो जैसे केस 30 साल चला, सपोज कि एक शख्स ने ए ने 1 लाख रुपए उधार लिया था बी से और ये जो केस था इन दोनों का दरमियान कितना सा चला, 30 साल. अभी 30 साल में जो ए था उसका खिलाफ एक फैसला आया क्योंकि उसने उधार लिया था 1 लाख रुपए और 30 साल के बाद जो कि अदालत था, अदालत ने 20 किया में एक ऑर्डर, एक डिक्री जारी कर दी. तो इस सूरत में क्या अभी उस टाइम पे 1980 का 1 लाख रुपए और 2010 का 1 लाख रुपए क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? सो अर्गिंस दोनों का जो प्राइस वैल्यू है वो बराबर नहीं होंगे. 1980 में 1 लाख रुपए का जो डिमांड था या वैल्यू था वो अलग था और जो 2010 था उसमें जो 1 लाख रुपए का वैल्यू था या उसका जो अमाउंट जो कीमत था वो अलग है. तो इन दोनों सूरतों में फिर जो अदालत है वो क्या करेगा, वो एक ऑर्डर जारी करेगा जिसमें ये कहेगा कि इस 30 साल में जितना इंटरेस्ट लगा है वो भी जो ए है उसे पे करना है. सपोज कि फिर ये अदालत का अपना डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो कितना इससे इंटरेस्ट लगाएगा. सपोज कि फिर ये 1 लाख रुपए नहीं होंगे और जो ए ने 1 लाख की बजाय वो 10 लाख या 15 लाख या 8 लाख पे करेगा. क्यों? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट अमाउंट भी शामिल है. तो सेक्शन 34 यही डिस्कस करता है. सेक्शन 34 क्या कहता है, इंटरेस्ट के बारे में. और इंटरेस्ट के बारे में क्या डिस्कस करता है, डिक्री ऑन पेमेंट ऑफ मनी. सो हमेशा जो इंटरेस्ट होगा वो किस बेस पे होगा, वो मनी के बेस पे होगा. सपोज कि किसी शख्स ने किसी दूसरे से उधार लिया था और फिर बाद में उसके खिलाफ केस हुआ और फिर वो चलता रहा, तो जैसे जज फाइनल ऑर्डर करेंगे या फाइनल जो जजमेंट आएगा, डिक्री आएगा, तो सिर्फ उसी से रिलेटेड ही मनी जो इंटरेस्ट है वो डिमांड किया जाएगा. Only in money suits you can demand interest. Other than money suits, there is no interest or a person cannot demand interest. Next one है जैसे इंटरेस्ट जज साहब ऑर्डर करेंगे तो वो कौन सा इंटरेस्ट होगा, वो एक रिजनेबल अमाउंट होगा. यानी कि वो अमाउंट होगा जो जो पहला पार्टी है, एग्री पार्टी, उसके भी फेवर में होगा और जो जिसने चीटिंग किया था या जिसके खिलाफ डिग्री आया था जजमेंट डेप्टर, उसके भी फेवर में होगा. तो दैट विल बी अ रीजनेबल अमाउंट. नंबर थर्ड इज देयर, जैसी डिग्री सपोज कि मैंने आप लोगों को ये मिसाल दिया था यहाँ पे अर्लियर. सपोज कि फ्रॉम डेट ऑफ सूट, सपोज कि उसने 1980 में एक सूट फाइल किया फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री और 2010 में उसका डिग्री आया. तो इंटरेस्ट किस कब होगा, इंटरेस्ट 2019 से 1980 से लेकर 2010 तक 30 साल में जितना भी अमाउंट आया है इन सब का इंटरेस्ट जो अदालत है वो काउंट करेगा. सिर्फ 1 साल 2 साल का नहीं है. जब पार्टी ने केस फाइल किया तब से लेकर फाइनल जजमेंट तक जितना भी अरसा गुजरा इन सब का इंटरेस्ट काउंट होंगे. और फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट वन है, सपोज कि 2010 में जो जैसे कि मैंने कहूँगा बी बी के फेवर में डिक्री आ गया और बी जो बी था उसने केस को विन किया और जो ही था वो लॉस में चला गया. तो फिर उसके बाद ये तो हम लोगों ने कहा था कि डेट ऑफ फाइलिंग सूट से डेट ऑफ डिक्री तक. अभी उसके बाद नेक्स्ट वन है, ये कहता है अगर डेट ऑफ डिक्री सपोज 2010 है और उसने पेमेंट्स किया 2012 में, अदालत ने फैसला किया कि आप इतना अमाउंट के साथ, सपोज कि 1 लाख रुपए जो एक्चुअल अमाउंट था
और 7-8 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ आप इसे पे करें। तो अदालत ने फैसला कब किया? अदालत ने ये फैसला 2010 में किया कि आपका जो एक्चुअल अमाउंट था वो 1 लाख रुपए था, लेकिन क्योंकि 30 साल का अरसा गुजर चुका है और इसमें इतना इंटरेस्ट भी शामिल है, तो अभी आपने 8 लाख या 10 लाख रुपए पे करने हैं। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोगों ने कहा था कि ये जिसके खिलाफ फैसला आया है वो 2010 में इसको डिग्री मिल जाता है और फिर उसको वही कहता है कि मैं 2012 में ये अमाउंट पे करूंगा या मैं 1 साल के बाद पे करूंगा। तो फिर उसके बाद जो 1-2 साल में जो अमाउंट होते हैं उसको भी उसने पे करना है। सिर्फ जो पहला अमाउंट नहीं है इंटरेस्ट का, तो बाद में जब तक पेमेंट नहीं हुआ है, सपोज कि यहाँ पे अदालत ने कहा कि आपने 8 लाख रुपए पे करने हैं। फिर उसके बाद ये कहता है कि मैं 2 साल या 1.5 साल के बाद पे करूँगा। तो फिर ये डेढ़ 2 साल का जितना भी इंटरेस्ट होगा, सपोज़ हो कि 1 लाख एक्स्ट्रा, तो फिर वो कितना पे करेगा? 9 साल। तो सेक्शन का जो पहला पार्ट है वो कहता है कि जो डेट केस फाइल हो गया उससे लेकर जब तक जजमेंट आ जाए तब तक तब तक इंटरेस्ट होगा, और जो उसका सेकंड पार्ट है जब तक वो सेकंड जो शख्स है वो पे ना करे तब भी आप इंटरेस्ट उस पे लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट इसका ये है कि कोर्ट इज साइलेंट और डीम्ड रिफ्यूज। अगर कोर्ट जब कभी भी इंटरेस्ट से रिलेटेड साइलेंट हो जाए या वो अपना जो ऑर्डर है उसमें ये डिस्कस ना करे, तो इससे यही समझा जाएगा कि जो इंटरेस्ट है वो रिफ्यूज किया गया है, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और इसके लिए आप कोई भी दूसरा सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। एक दफा कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि देयर इज नो इंटरेस्ट और कोर्ट इज साइलेंट ऑन दैट, सो देन यू कैन नॉट फाइल अनदर सूट फॉर टेकिंग इंटरेस्ट और टू हैव इंटरेस्ट, सो देयर इज नो अनदर रेमेडी अवेलेबल फॉर दैट। देन नेक्स्ट वन हमारे यहाँ पे है सेक्शन 35। सेक्शन 35 कहता है कॉस्ट के बारे में। अभी हमारे यहाँ पे जो अदालत है या सीपीसी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो देयर आर थ्री ways to take money. First is interest स्पेशली इंटरेस्ट आ रहे वो केसेस पे डील करता है जो कि मनी सूट्स है। मनी सूट्स में हमेशा इंटरेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट आर टेकन फ्रॉम जनरल सूट्स, and the third one is a means profit. Means profit is taken from a profit that is earning एक्स्ट्रा अमाउंट। जैसे कि अब वो एक ऐसा प्रॉपर्टी हो जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट, सपोज ए और बी ने केस फाइल किया एक प्रॉपर्टी पर। अभी जो प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी इन यूज्ड है और जिससे अर्निंग आ रहे हैं, तो इस अर्निंग को हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा, इस अर्निंग को हम लोग कहते हैं मींस प्रॉफिट। तो जितना भी अर्निंग आया है उसको हम लोग कहते हैं मींस प्रॉफिट, और अदालत ये भी ऑर्डर दे सकते हैं मींस प्रॉफिट का। तो एक हो गया इंटरेस्ट का अदालत ऑर्डर दे सकता है, एक हो गया कॉस्ट का, और नंबर थर्ड इज मींस प्रॉफिट। तो हम अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट रिलेटेड। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट एक किस्म का हम लोग कह सकते हैं एक किस्म का जुर्माना है जो अदालत आप पर लगाती है या जो पार्टीज उन पे हैद करती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। सो तो सेक्शन 35 क्या कहते हैं? सेक्शन 35 में क्या इंग्रेडिएंट्स रिलेटेड टू कॉस्ट? पहला सेक्शन 535 ये कहता है डिस्क्रिशनरी पावर। जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट अदालत का डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब सवाबदिही पावर है, जिसे हम कहते हैं रीजनेबल पावर है। अदालत के पास एक रीजनेबल पावर है कि एक शख्स पे या एक पार्टी पे कितना कॉस्ट लगाए या इंपोज करे। नेक्स्ट वन इज देयर कोर्ट्स हैव ऑल द पावर्स टू डिटरमाइन द कॉस्ट। हमारे यहाँ पे नेक्स्ट वन है, इसमें सेकंड स्टेज क्या कहता है? सेकंड स्टेज ये कहता है कि कोर्ट्स के पास ऑल द पावर्स मौजूद है कि वो जितना भी कॉस्ट से रिलेटेड इश्यू है या कॉस्ट से रिलेटेड पावर्स है वो डिटरमाइन करे, और कॉस्ट का जो डायरेक्शन है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी वो भी डिटरमाइन करे। सो कोर्ट्स के पास पहले कोर्ट्स के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स होंगे, और उसके पास वो पावर्स होंगे जहाँ पे वो डिटरमाइन करता है कि मुझे कि किसी भी पार्टी को कितना मनी उस पर इम्पोज किया जाए। नंबर थर्ड है ये है कि अगर कोई, अभी हम जनरली पढ़ा कि अगर किसी भी अदालत में का जुरिस्डिक्शन नहीं हो तो वो अदालत कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था सीपीसी के जो प्रीवियस सेक्शंस में हमने ये डिस्कस किया कि अगर से अदालत के पास पावर नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है उसका, तो उसका जो ऑर्डर सारे हैं वो इनवैलिड तस्वर किए जाते हैं और उनके कोई भी ऑर्डर्स पे कोई भी काम नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्डर है जहाँ पे बेशक अदालत के पास पावर नहीं है, अदालत के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी अदालत क्या करेगा? अदालत फाइन या कॉस्ट इम्पोज कर सकता है। उन्होंने जनरली ये डिस्कस किया कि जहाँ पे अदालत का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है तो वहाँ पे अदालत कोई भी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यानी जहाँ पे अदालत का जो पावर है या लिमिट है या बाउंड्री है वो खत्म हो जाता है, तब अदालत के सारे पावर्स भी वहाँ पे खत्म होते हैं। लेकिन सिवाय एक पावर का, वो है इम्पोजिंग कॉस्ट। यहाँ पे सेक्शन 34 ये 35 सॉरी क्लियरली डिस्कस करता है कि नो जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बार द कोर्ट। अगर जुरिस्डिक्शन नहीं हो फिर भी आप कोर्ट को कॉस्ट इम्पोज करने पे बार नहीं कर सकते हैं, और जो कोर्ट है वो कॉस्ट इम्पोज कर सकता है।
फिर हमारे यहाँ नेक्स्ट वन है नंबर 4 है इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट। और कॉस्ट का इंटरेस्ट क्या होगा, जो अदालत है वो 6% पर एनम से ज्यादा नहीं कर सकता है, और कम 1 भी कर सकता है, 2 भी, 3 भी। सो जो मिनिमम है वो कोई भी अमाउंट इम्पोज कर सकता है कॉस्ट रिलेटेड, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 6% से ज्यादा इम्पोज नहीं करवा सकता है। ये हो गया सेक्शन 35। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 35A कंपनसेटरी कॉस्ट। कंपनसेटरी कॉस्ट कौन से कॉस्ट होते हैं जहाँ पे आप एक पार्टी दूसरी पार्टी से कंपनसेशन डिमांड करता है। अभी कंपनसेशन की सूरतों में डिमांड किया जाता है, अभी हम लोग इसी डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज जैसा कि मैंने लोगों का सेक्शन 34 में भी एक जो कॉस्ट इंपोज करना क्या है, अदालत का एक डिस्क्रिप्शनरी पावर है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसको। फिर उसके बाद कंपनसेटरी अगर आपने कॉस्ट डिमांड करना है इन केस ऑफ कंपनसेशन के, उसके लिए नेक्स्ट एसेंशियल ये है कि जो पार्टी है वो अर्लियर स्टेज पे ये ऑब्जेक्शन राइज करे कि दिस पर्सन इज फाइलिंग अ फॉल्स और वेक्सियस लिटिगेशन अगेंस्ट मी। कंपनसेटरी कॉस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही कोई भी पार्टी अदालत में सपोज कि प्लेंटिफ ने केस फाइल किया और डिफेंडेंट आता है, तो डिफेंडेंट उसी टाइम पे अदालत को ये कहे कि ये जो शख्स है मेरे ऊपर केस फाइल कर रहा है, दैट इज फॉल्स और फॉल्स एंड वेक्सियस लिटिगेशन। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 3 इज डिसअलाउ द क्लेम, और उसी टाइम पे अदालत को ये कहे कि ये जो क्लेम है मैं इसको डिसअलाउ करता हूँ, मैं इसको आगे चलाने के लिए या आगे प्रोसीड करने के लिए अलाउ नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो केस है ये क्या है, ये फॉल्स है। एंड द लास्ट वन इज देयर जो पेमेंट टू ऑब्जेक्टर। और फिर उसके बाद अदालत क्या करेगा, अगर जो जिसने ये कहा था कि ये जो शख्स था प्लेंटिफ था, इसने मेरे खिलाफ एक फॉल्स केस फाइल किया है, तो अदालत के पास ये इख्तियार मौजूद है कि फिर अदालत ये ऑर्डर जारी करे कि जो ऑब्जेक्टर है इसको पेमेंट दिया जाए। कि पेमेंट किस सूरत में दिया जाए, कंपनसेटरी कॉस्ट में। सपोज कि एक शख्स आता है अदालत में केस फाइल करता है और फिर उसके बाद उसका केस गलत साबित होता है या पास होता है, तो उसके पास क्या ऑप्शन मौजूद है, दूसरे शख्स के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो सेक्शन 35 के तहत उससे कंपनसेशन डिमांड करे। और सेकंड उसके पास ये भी ताकत मौजूद है कि वो क्रिमिनल लायबिलिटी या क्रिमिनल केस भी उसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है। सब तब वो कर सकता है जब कोई भी शख्स क्या करे, रॉन्ग या फॉल्स या वेक्सियस लिटिगेशन किसी भी पार्टी पर इम्पोज करे। तो दैट इज सेक्शन 35 है। और इसमें ये भी है कि अगर से कोई अमाउंट कोर्ट बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है या एक्सीड करता है, तो हाई कोर्ट के पास ये पावर मौजूद है कि उसे लिमिट करे। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।